हेलो बच्चों, मैं शिशिर पांडे आप सभी का एसजीएस क्लासेस के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम नीट परीक्षाओं की बात करते हैं। और आज के विषय में हम बेसिकली कुछ एमसीक्यूज़ जो चैप्टर 1 से रिलेट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक के, और जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उनको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो हम सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ही ध्यान देंगे जो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से हमने जनरेट करे हैं। तो चलिए आज का हम ये इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, which of the following is not true? Option A, the period from birth to natural death of an individual represents its lifespan. Option B, lifespan of an organism are necessarily correlated with their sizes. No individual is immortal except single-celled organisms. Reproduction is the characteristic ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या जो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए जल्दी से, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ और आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब चलिए एक एक क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो कि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड करा हुआ है। दूसरा ऑप्शन जो है कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर ही डिपेंड करेगा। जो छोटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका लाइफ स्पैन छोटा ही हो, और जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका लाइफ स्पैन बड़ा ही हो। अब नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में गिवन है। और क्योंकि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली बाइनरी फिजन से डिवाइड करके अपने ऑफस्प्रिंग्स को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो इमॉर्टल हैं, और उनके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इमॉर्टेलिटी का जो बेसिक रोल है वो नहीं होता। एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, ये इस क्वेश्चन का सही स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 1 to 2 weeks? ऑप्शन ए फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन बी मे फ्लाई, ऑप्शन सी बटरफ्लाई एंड ऑप्शन डी पैरट। तो अगर आप इस चैप्टर में इन ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम के फॉर्म में और उनके उसमें ब्रैकेट में क्लियरली इनके लाइफ स्पैन मेंशन्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बटरफ्लाई। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनिज्म हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? तो बेसिकली आपको इन 4 ऑप्शंस में ये बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म का लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, और ऑप्शंस हैं एलिफेंट, पैरट, टॉर्टॉइस एंड क्रोकोडाइल। तो अगर आप एनसीईआरटी को यहाँ पे रेफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टॉर्टॉइस है उसका जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 300 ईयर्स है, और इसीलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्रोकोडाइल का यहाँ पर बेसिकली लाइफ स्पैन पूछा गया है। तो क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज़ अराउंड 60 ईयर्स, जो कि एनसीईआरटी में
मेंशन्ड है। तो जितने भी अब तक हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आप देखिए सारे के सारे एनसीईआरटी के ही रेफरेंस पे हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं और इसी तरीके से हम नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी का यूज़ कर रहे हैं। चलें अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is known as option A vegetative reproduction, option B sexual reproduction, option C asexual reproduction and option D clonal propagation। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पर बेसिकली टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस को डील करा गया है। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके के होते हैं। एक को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, एक को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और एक को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में इन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस को कंसिडर करेंगे तो जिस तरीके के रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहां स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से हम कंप्लीट प्रोपेग्यूल का जनरेशन करते हैं तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेसिकली एनिमल्स के टर्म्स में यूज़ करा गया है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के टर्म्स में यूज़ करा गया है और इसीलिए एनसीईआरटी में इन दोनों रिप्रोडक्शन को एक ही माना गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि कौन से रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वो एक ही है बच्चों, क्योंकि जो क्लोन्स होते हैं उनको हम आइडेंटिकल यूनिट्स कह सकते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रिजेंबल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स से जनरेटेड ऑफस्प्रिंग्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हैं उनकी पॉपुलेशन को हम क्लोन्स कहते हैं। इसीलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डेवलप प्रोपेग्यूल्स को हम क्लोन्स कहते हैं और क्लोनल प्रोपेगेशन कैन बी रिगार्डेड एज सेम एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं कि स्पोर फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस करा है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, 100% parental characters can be restored in which of the following type of reproduction। देखिए ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था, जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक आइडेंटिटी सेम होंगी, दैट इज़ जहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन होगा वहीं 100% पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में देखे जाएंगे। और इस हिसाब से जो इसका सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या गलत है। अब ऑप्शन ए, clones are used to describe morphologically and genetically similar individuals. This is a correct statement, क्योंकि clones जो हैं basically morphologically और genetically identical होते हैं। They resemble their parents both morphologically and genetically. Option B is asexual reproduction is common only among single-celled organisms. And option C, in protist and monorans, the organisms or the parent cell divides into two to give rise to new individuals. तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है। अगर आप ऑप्शन बी को देखें
तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पैरामीशियम और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मोड है वो क्या है। तो इन अमीबा एंड पैरामीशियम जनरली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ऑप्शन ए budding, option B conidia formation, option C gamule formation, and option D binary fission. So the correct answer of this question is option D. तो बाइनरी फिजन होता क्या है? बेसिकली एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बेसिकली इलोंगेट करते हैं और दो इक्वल एंटिटीज़ में डिवाइड करते हैं। ऐसे फिजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है अमीबा और पैरामीशियम में। सिंपली इसमें इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है फॉलोड बाय डिवीजन या बाइफर्केशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ two identical offspring is what we call as binary fission. अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन का कॉमन मोड है वो कौन सा है। तो ईस्ट में बेसिकली बडिंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे ईस्ट की बॉडी में बड्स, जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्मॉल फूड कंटेंट का डेवलपमेंट हो जाता है। धीरे धीरे वो बॉडी से आइसोलेट हो जाती हैं और वो एक नए इंडिविजुअल्स को या नए आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली बड कुछ नहीं है, एक स्टोर्ड फॉर्म का बॉडी से जनरेटेड ही टिश्यू सिस्टम हो सकता है जिसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है वो कि वो पूरे के पूरे नए इंडिविजुअल को जनरेट कर सकता है। अब देखिए जू स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन, जू का मतलब होता है मोटाइल और स्पोर का मतलब होता है वो यूनिट जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप्ड है। तो सबसे कॉमन मोड जिसमें जू स्पोर फॉर्मेशन होती है वो क्लेमाइडोमोनास में होती है। नेक्स्ट, इन पेनिसिलियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू। तो इसका सही आंसर है बच्चों कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया क्या होते हैं? ये बेसिकली एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं जो कि पेनिसिलियम की बॉडी पे डेवलप होते हैं और ये बेसिकली नॉन मोटाइल स्पोर्स के कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर है कोनिडिया फॉर्मेशन। अब देखिए अगर आप हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज बड फॉर्मेशन। तो हाइड्रा में भी बेसिकली बड फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए हम यहाँ पर स्पॉन्जेस की बात करेंगे। तो जो स्पॉन्जेस हैं इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन, बी गेम्यूल फॉर्मेशन, सी बड फॉर्मेशन और डी कोनिडिया फॉर्मेशन। तो अगर आप स्पॉन्जेस की बात करें तो सबसे कॉमन मोड जो यहाँ पर होता है वो होता है गेम्यूल फॉर्मेशन का। अब देखिए इस कंटेक्स्ट में जो हमारा आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन फंजाई इज थ्रू। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इज इन फंजाई is A, option A zoophore formation, option B bud formation, option C gamule formation, and option D binary fission. So in fungi the most common type of asexual reproduction is the formation of motile spores that are called as zoospores. Hence the correct answer to this question is zoospore formation. तो आज के इस डिस्कशन में हमने बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में के चैप्टर के, जो कि क्लास 12th के का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है
उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अपने कमिंग वीडियोस में मैं इसी तरह फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहूँगा और आप सभी तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, शब्बा खैर।